आरोग्य से संभव हो पाएगी, जिसमें कि वो लोग भी अपना बच्चा होने का सुख भोग पाएंगे जिनके बच्चे नहीं हो सकते। ये कहानी 90 की दशक की है। तो उस समय सरोगेसी जैसी चीजों पर कोई भी विश्वास नहीं करता था, क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल था कि जब बच्चा किसी और के कोख में पलेगा तो खून भी तो उसका ही होगा। वहीं जमुना दास का ये मानना था कि खून का रिश्ता होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो बच्चे के पालन पोषण से। डॉक्टर रॉय जमुना दास और उनके मित्र जॉय जमुना दास दोनों ही अनाथ थे और उन्हें किसी ने भी गोद नहीं लिया। तो वो जब बड़े हो गए तो जहाँ वो पले बड़े वही अनाथ आश्रम चलाने लगे। जॉय रॉय को बताता है कि जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़वा बच्चे हैं उन्हें 2 फैमिलीज अडॉप्ट करने को राजी हो गई है। तभी रॉय के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो इन दोनों जुड़वा बच्चों की जोड़ी में से एक बच्चे की अदला बदली कर दे तो उसकी थ्योरी का टेस्ट हो सकता है, यानी कि ए स्क्वायर का एक बच्चा बी स्क्वायर में चला जाए और बी स्क्वायर का एक बच्चा ए स्क्वायर में। तो इस तरह वो सगे भाई नहीं रह जाएंगे और अलग अलग परिवार में पले बढ़ेंगे और कामयाब होंगे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। तो तब जाके सबको समझ आएगा कि मायने खून के रिश्ते के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ परवरिश के होते हैं। इस बात से जॉय सहमति नहीं जताता और यही कहता है कि ये गलत है, क्योंकि जब ये बड़े होंगे और अगर कभी एक दूसरे से मिल गए तब तुम क्या बताओगे। रॉय कहता है कि वो खुद उन पर नजर रखेगा और जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं खुद ही इन्हें सच बता दूंगा कि उनके साथ क्या किया था। सारी रजामंदी होने के बाद पहली जोड़ी को गोद लेने आते हैं मिस्टर एंड मिसेस शिरॉय, जो कि बेंगलोर में रहते थे और उनका काफी अच्छा खासा बिजनेस था। और वहीं दूसरी जोड़ी को गोद लेते हैं मिस्टर एंड मिसेस चौहान, जो कि ऊटी में सर्कस चलाते थे। दोनों ही माँ बाप अपने बेटों का नाम रॉय और जॉय रखते हैं, क्योंकि रॉय जमुना दास और जॉय जमुना दास की वजह से ही उन्हें ये बच्चे गोद लेने को मिल पाए थे। अब 7 साल बीत जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं और डॉक्टर जमुना दास बीच बीच में उनसे मिलते रहते थे ताकि वो अपनी थ्योरी से जुड़े विश्लेषण कर सकें। एक दिन सर्कस में बिजली के तार गिर जाते हैं तो रॉय अपने भाई जॉय को बचाने के लिए एक बिजली का तार अपने हाथ में ही पकड़ लेता है। और अचंभित करने वाली बात ये थी कि उसमें करंट तब भी आ रहा था पर उसे करंट का कोई असर नहीं हो रहा था, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो रॉय बेंगलोर में रहता था उसे बिजली के झटके लग रहे थे, यानी कि जब जब ऊटी वाला रॉय बिजली के साथ खेलेगा तब तक बेंगलोर वाले को झटके लगेंगे, जिसका मतलब कि ऊटी वाले को तो कुछ नहीं होता था पर बेंगलोर वाले को सारे झटके सहने पड़ते थे। बेंगलोर वाले रॉय को मैं रॉय 2 बोलूंगा और ऊटी वाले को रॉय 1, ताकि बार बार मुझे बेंगलोर वाला या ऊटी वाला रॉय ना बोलना पड़े। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 के माता पिता एक सड़क हादसे में मारे जाते हैं। तो अब सर्कस की सारी जिम्मेदारी वही उठा लेता है और सर्कस को चलाते हुए वो बन जाता है इलेक्ट्रिक मैन, मतलब कि वो अपने सर्कस के शो के आखिर में खुद आता था और करंट दौड़ते नंगी तारों को पकड़ के सबको करतब दिखाता था, जिस वजह से उसका शो और वो ऊटी में बहुत फेमस हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ रॉय 2 भी बड़ा हो चुका था और जब भी रॉय 1 बिजली के तारों को पकड़ता तो रॉय 2 को बिजली के जोरदार झटके लगते, जिसे सहने की उसे आदत तो हो गई थी, लेकिन आसपास वाले उससे परेशान हो जाते थे। रॉय 2 नोटिस करता है कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो जब भी उनके पास जाने की कोशिश करता तो वो लोग भाग जाते। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जमुना दास रॉय 1 से मिलने आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं तो तुम मेरे साथ अनाथ आश्रम चलो। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉय 1 की धर्मपत्नी माला कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए वो चाहती थी कि वो अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लें। लेकिन इस बात के लिए रॉय 1 तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि अपना खून अपना होता है और किसी और का बच्चा गोद लेना और उसे पालने से खून का रिश्ता कभी बदल नहीं पाएगा। उसे लग रहा था कि वो अपने माता पिता का सगा बेटा है, पर उसे क्या ही पता था कि जो उसकी सोच है वो उसकी सच्चाई से बिल्कुल अलग ही है। अब हम रॉय 2 को देखते हैं, जो कि अपनी प्रेमिका बिंदु के साथ प्यार के फूल खिलाने में व्यस्त होता है और आगे चलकर उसी के साथ फूल जैसे बच्चे करने के भी सपने देख रहा था। उन दोनों में गुटरगु चल ही रही होती है कि तभी रॉय 2 को फिर से वही 2 आदमी दिखाई पड़ते हैं जो उसका पीछा करते रहते थे। तो यहाँ पता चलता है कि वो बिंदु के पिताजी हैं और दूसरा आदमी उनका वफादार नौकर है। रॉय 2 और पिताजी की मुलाकात कुछ अच्छी नहीं जाती, क्योंकि जब वो उनसे मिलता है तो उसे करंट लगने के दौरे पड़ने लगते हैं और साथ ही साथ पिताजी भी उसके चपेटे में आ जाते हैं। तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। पिताजी उसका पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ऊटी में रॉय 2 को किसी और लड़की के साथ देखा था, इसलिए वो
सच पता लगाना चाहते थे कि कहीं उनका होने वाला दामाद धोखेबाज तो नहीं। और आप सभी समझ ही गए होंगे कि उन्होंने ओटी में रॉय 1 को अपनी पत्नी के साथ देखा होगा, पर वो उसे रॉय 2 समझ बैठे। बिंदु के पिताजी रॉय 2 की माताजी से मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। तभी यहाँ पता चलता है कि रॉय 2 ओटी जा रहा है, तो अब पिताजी को फिर से उस पर शक होने लग जाता है कि कहीं ओटी में इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। रॉय 2 की माताजी डॉक्टर जमुना दास को खबर देती हैं कि उसकी शादी तय हो गई है और वो कुछ काम के लिए ओटी जा रहा है। अब ये खबर सुनकर डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं कि कहीं ओटी में दोनों की आपस में मुलाकात न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो ओटी के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉय 2 अपने भाई जॉय 2 के साथ ट्रेन में सवार होकर ओटी के लिए रवाना हो जाता है और उनके पास 5 लाख रुपए थे, क्योंकि वो वहाँ पर कोई डील करने के लिए जा रहे थे। तभी उसी ट्रेन में मोमो, चिक्की और मैंगो नाम के 3 चोर चढ़ते हैं, जिन्हें खबर मिल जाती है कि रॉय 2 के पास खूब सारे पैसे हैं, तो वो उन्हें चुराने का सोच लेते हैं। रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तो मोमो पैसे चुराने के लिए उनके पास जाता है। तभी रॉय 2 को बिजली के झटके लगना शुरू हो जाते हैं और उसके चपेटे में मोमो भी आ जाता है, जिसके चलते उसके शरीर में मौजूद सभी पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं। तो वो चोरी करने का प्लान भूलकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब अगली सुबह जब रॉय 2 और जॉय 2 ऊटी के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है, लेकिन वो दोनों तो उनसे पहली बार ही मिल रहे थे। तो दोनों लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लोग हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे हमें पहले से ही जानते हो। अब दोनों लोग एक होटल में रुकने जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होटल के मालिक डाकू बगीरा से होती है। वो पहले डाकू था, लेकिन फिर खुद को सुधारने के लिए उसने होटल खोल लिया और वो और उसके साथी सब उसी होटल में काम करने लगे। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 और माला में झगड़ा चल रहा होता है, क्योंकि रॉय 1 ने वादा किया था कि वो उनकी सालगिरह पर अनाथ आश्रम चलेगा, पर अब वो अपने वादे से मुकर रहा था। माला रॉय से नाराज हो जाती है, तो रॉय सोचता है कि वो उसे गले का हार गिफ्ट कर देगा, जिससे कि वो खुश हो जाएगी। तो वो हार लेने के लिए अपने भाई और सर्कस में काम करने वाली लिली नाम की लड़की के साथ सुनार की दुकान पहुंच जाता है और हार बनाने का ऑर्डर दे देता है। उधर रॉय 2 जहाँ जहाँ भी जा रहा था सब उसे बस यही कह रहे थे कि उन्होंने उसे कहीं देखा है, और वो बस सोच में पड़ा होता है कि इस अनजान शहर में आखिर सब उसे कैसे जानते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 एक कैफे में जाता है, जहाँ पर खूब नाच गाना हो रहा था। तो वो अपनी असली बीवी दीपिका, जो कि इसमें सिर्फ डांस करने के लिए है, उनके साथ खूब मस्त मौला होकर नाचता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ खाना खाने के लिए रॉय 2 आता है, तो वहाँ सभी लोग उसे रॉय 1 समझकर उसके डांस की तारीफ करने लग जाते हैं। तभी वहाँ रॉय 1 की चाची आ जाती हैं और वो देखती हैं कि वो माला को नाराज करके यहाँ मौज मस्ती काट रहा है। तो वो रॉय 2 और जॉय 2 को जबरदस्ती घर लेके चली जाती हैं। रॉय 2 को लगने लगता है कि जो लोग ट्रेन में पैसा चुराने आए थे ये सब उसी गैंग के लोग हैं और उनका पैसा चुराना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोमो अपने चेलों के साथ आ टपकता है पैसों को चुराने के लिए। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी फिर से रॉय 2 को बिजली के झटके लगना शुरू हो जाते हैं और मोमो फिर से उसके चपेटे में आ जाता है। तो वो दोबारा से वहाँ से पतली गली पकड़ के भाग निकलता है। चाची पूरे घर को बंद करके घर की लाइट भी बंद कर देती हैं, ताकि दोबारा कोई चोर अंदर ना आने पाए। अब रॉय 1 और उसका भाई जब घर आते हैं तो देखते हैं कि घर में ताला लगा है और लाइट भी बंद है। तो वो सोचते हैं कि माला ने नाराजगी की वजह से ऐसा किया है ताकि वो घर के अंदर ना आ सके। तभी वहाँ पर बिंदु के पिताजी रॉय 1 के सामने प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि ओटी में रॉय 2 का किसी पराई महिला के साथ चक्कर चल रहा है। पर वो रॉय 1 को रॉय 2 समझकर उससे ही बहसबाजी करने लग जाते हैं। रॉय 1 का दिमाग खराब हो जाता है और उनसे मारपीट करते हुए उन्हें भगा देता है। अब हम देखते हैं कि मोमो अपने सीनियर बॉस पोल्सन दादा के पास जाता है और उसके साथ जो भी हुआ वो पूरी कहानी बताता है। तो अब पोल्सन दादा निकल पड़ते हैं बदला लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि बिंदु के पिताजी डाकू बगीरा के होटल में रहने के लिए जाते हैं और थोड़ी देर बाद रॉय 1 भी उसी होटल में रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि घर में तो उसे एंट्री मिल नहीं पाई थी। अब अगली सुबह रॉय 2 और उसका भाई मौका पाते ही घर से बाहर निकल जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें सुनार मिल जाता है और उन्हें ही गले का हार पकड़ा देता है। इधर रॉय 1 होटल से निकल जाता है और उसका सामना होता है पोल्सन दादा से। तो पोल्सन दादा अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनका सामना असली वाले इलेक्ट्रिक मैन से हुआ था। तो रॉय 1 उसे जोरदार बिजली के झटके देता है, जिससे कि उसकी पूरी दादागिरी बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाती है। फिर उसके बाद वो हार लेने के लिए दुकान जाता है, तो पता चलता है कि उन्होंने हार तो पहले ही दे दिया है, पर हार तो रॉय 2 के पास था। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 अपने सर्कस में शो करने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर बिंदु और उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे रॉय 2 समझकर उस पर भड़कना शुरू कर देते हैं कि वो माला और बिंदु को धोखा दे रहा है। अब यहाँ पर पूरी
पूरी तरह से भसड़ मच जाती है, क्योंकि अब रॉय 1 पर इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं कि माला माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने बिंदु से चक्कर चलाया ताकि उसके द्वारा बच्चे हो सकें। उधर रॉय 2 को जो गले का हार मिला था उसे पुलिस को सौंपने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसे सर्कस के सामने अपना ही पोस्टर दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरे शक्ल के जैसा यहाँ पर दूसरा इंसान और कौन है। वो सर्कस के अंदर जाता है तो अब यहाँ पर सारा राज खुल जाता है कि रॉय 1 रॉय 2 का हमशक्ल है और जॉय 2 जॉय 1 का। अब सभी के मन में जो भी संदेह था वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और जो भी गलतफहमी पैदा हुई थी वो सब खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जमुना दास आ जाते हैं और वो सारी बात बता देते हैं कि उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से इतनी भसड़ मची। रॉय उनसे कहता है कि आपने इतने सालों से हम 2 भाइयों को अलग रखा, तो क्या आपको लगता है कि आपका ये एक्सपेरिमेंट करना ठीक था? डॉक्टर जमुना दास कहते हैं कि मैं तुम चारों के जरिए दुनिया को वो सच बताना चाहता था जो वो सुनना भी नहीं चाहते। लोग जात धर्म खून को परखने में इतना जुट गए हैं कि उसके पीछे छुपे इंसान को वो देख ही नहीं पाते। तुम लोगों का खून एक ही होने के बावजूद तुम्हारी परवरिश अलग अलग घर में हुई जिनका तुम्हारे साथ खून का कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम चारों इतने काबिल इतने होनहार निकले। तो अब लोगों को समझ आएगा कि मायने सिर्फ और सिर्फ परवरिश के होते हैं। तो हो सकता है शायद अनाथ बच्चों को लेकर लोगों का देखने का नजरिया बदल जाए। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 और माला अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले ही लेते हैं, क्योंकि अब रॉय 1 को भी वो बात समझ आ गई थी जो डॉक्टर साहब समझाना चाह रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंधेरी रात में 5 बच्चे अनाथ आश्रम के बाहर खड़े होते हैं जो कि अनाथ थे और इस अनाथ आश्रम में रहने की जगह चाहते थे। जॉय जमुना दास उनसे उनका नाम पूछते हैं तो सभी एक एक करके नाम बताते हैं कि मेरा नाम है गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लक्ष्मण और लक्की। और फिर वो सभी जमुना दास आश्रम में रहने के लिए अंदर चले जाते हैं और इस मूवी को गोल